पिछला दिन कुछ टॉपिक दिया गया था लिखने के लिए। लिखे थे कि हम ही लिखा है? हम ही लिखा है। लिखिए। क्या था पहला, सबसे पहला? गोल्ड नंबर। बस थोड़ा तेजी में लिखिएगा तो। आज फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। लिखेंगे नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ ड्राई लायोफिलिक सोल required to prevent 10 cc gold sol by 1 cc 10% initial solution is called gold number। अगला क्या था? जीटा पोटेंशियल। पहले आप जीटा पोटेंशियल के बारे में कुछ बात याद कीजिए। जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन में जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन में कॉमन आयन डालते थे तो कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन हो जाता था, और जो अनकॉमन आयन होता था वो पूरे सॉल्यूशन में घूमता रहता था, वो मोबाइल हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में यदि कॉमन आयन एडजॉर्ब होगा और अनकॉमन आयन घूमने लगेगा तो चार्ज का सेपरेशन होने लगेगा, और जहाँ भी चार्ज का सेपरेशन होता है वहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होता है। इसी पोटेंशियल को हम लोग जीटा पोटेंशियल कहते हैं। तो हम लोग ये यहाँ लिख सकते हैं, इन कोलाइडल सॉल्यूशन पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू चार्ज सेपरेशन इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। शॉर्टकट में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो पूरा डिटेल में लिखना चाहते तो लिखेंगे इन कोलाइडल सॉल्यूशन common ion adsorbed on the surface of colloidal particles and uncommon ion becomes mobile. Hence, charge separation occurs in the colloidal solution. And potential develop, this potential is called जीटा पोटेंशियल। तो आपको जो ठीक लगे वो लिखिए, यही लिखिए। लिखिए तो लिखिए, खुद से लिखिए। इन द कोलाइडल सॉल्यूशन, इन द कोलाइडल सॉल्यूशन comma common ion adsorbed on the surface of colloidal particles, common ion adsorbed on the surface of colloidal particles and uncommon ion and uncommon ion becomes mobile. Uncommon ion becomes mobile. Hence charge separation. Hence hence charge separation occurs. Hence charge separation occurs in the colloidal solution. Hence charge separation occurs in the colloidal solution and potential develop.
Hence, charge separation occurs in the colloidal solution and potential develop. This potential is called zeta potential. This potential is called zeta potential. अगला क्या था? ब्राउनियन मूवमेंट। लिखिए रैंडम, पहले स्टार लगा लगा के या हेडिंग डाल के, जैसे भी आप लिखते हैं वो हेडिंग डालिए। ब्राउनियन मूवमेंट। पिछला क्लास में ये सब टॉपिक लिखा दिया गया था कि ये सब आपको इम्पोर्टेंट है, इस सब पर काम होगा। लिखेंगे लिखेंगे random motion of colloidal particles, random motion of colloidal particles in the colloidal solution, in the colloidal solution is called Brownian movement, is called Brownian movement. आप याद कीजिए, ये जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है ये प्रिवेंट करता है कोलाइडल सॉल्यूशन को नीचे बैठने से। याद होगा वहां पर लिखा थे ब्राउनियन मूवमेंट प्रिवेंट द सिटिंग टेंडेंसी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। आप ये लाइन भी लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। इसमें खाली एक फोटो बना दीजिएगा, मतलब जहां तहां घुमा देना है पार्टिकल्स को। मतलब आप इसमें ये लिख सकते थे एक लाइन, ये लिख लीजिए इसको भी। ब्राउनियन मूवमेंट प्रिवेंट ब्राउनियन मूवमेंट प्रिवेंट सेटिंग टेंडेंसी, नीचे बैठने वाला सेटिंग टेंडेंसी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। ये वाला फोटो बना दीजिए, ये वाला एग्जैक्ट ऐसे ही नहीं, किसी भी तरह से यहाँ से यहाँ ले जाइए, घुमा दीजिए जैसे मन हो, 4 बार घुमा के एरो दे दीजिए। अगला टॉपिक पेप्टाइजेशन। क्या होता था पेप्टाइजेशन, इसके बारे में पहले सुनिए। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ और उसमें कोई प्रिसिपिटेट बना, नीचे जाके बैठ गया। हम चाहते हैं कि वो नीचे नहीं बैठे, तो हम लोग क्या करते थे, कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐसा उसमें डालते थे जिसमें एक आयन कॉमन होता था उसके, और कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन होता था, जो नीचे बैठा हुआ चीज़ था वो एक बार फिर से सॉल्यूशन बना देता था, और इस तरह से सस्पेंशन जो है वह कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर जाता है। इसी को हम लोग पेप्टाइजेशन कहते हैं। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहले आप फीडिंग डाल दीजिए। पेप्टाइजेशन लिखिए, क्या लिखे हैं आप, क्या होगा इसमें? कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate into colloidal solution by addition of a small amount of electrolytes। लिखेंगे, लिखिए तो। कन्वर्जन ऑफ, लिखिए, लिख लिए, लिखिए। कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड
precipitate, conversion of freshly prepared precipitate into colloidal solution। अच्छा, आप इलेक्ट्रोफोरेसिस लिखे हुए थे पहले, तो क्या फर्क पड़ता है, उसको काट के दूसरा लिख देते हो। Conversion of freshly prepared precipitate into colloidal solution by addition of a small amount of electrolyte, by addition of a small amount of electrolyte is called peptidation, इधर देखिए, FeCl3 जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड पानी में घुलता नहीं है, नीचे जाके बैठ जाता है। इसमें यदि आप Fe3+ का कोई भी आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो ये इस पर एडजॉर्ब हो जाएगा, और एडजॉर्ब हो जाएगा, जो नीचे बैठा हुआ एक बार फिर से सॉल्यूशन में घुल जाएगा। इस प्रकार इस प्रोसेस से प्रिसिपिटेट जो है वह सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग पेप्टाइजेशन कहते हैं। तो ये रिएक्शन लिख दीजिए, नीचे में ये फोटो बना दीजिए, ये पेप्टाइजेशन के आंसर के अंतर्गत आता है। हो गया अगला टॉपिक, कोगुलेशन। ये इसी का रिवर्स होता है, रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन इज कॉल्ड कोगुलेशन। नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू सस्पेंशन इज कॉल्ड कोगुलेशन। जो चीज़ घुला हुआ है उसको नीचे बैठा देने का प्रोसेस ही ना कोगुलेशन होता है। लिखिए कोगुलेशन, कोगुलेशन लिखिए, रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन, रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन और रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन और कन्वर्जन ऑफ और कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, conversion of colloidal solution into suspension, conversion of colloidal solution into suspension is called coagulation। अगला क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस और केटाफोरेसिस, दोनों एक ही बात हुआ। इधर देखिए, आप याद कीजिए, कोलाइडल सॉल्यूशन में कॉमन आयन का जब एडजॉर्प्शन होता था तो ये कॉमन आयन पॉजिटिव चार्ज वाले हो सकते थे या निगेटिव चार्ज वाले हो सकते थे। इस आधार पर सॉल्यूशन दो टाइप का होता था, एक पॉजिटिव चार्ज सोल और दूसरा नेगेटिव चार्ज सोल। चार्ज दिखने का चीज़ नहीं होता है, पता कैसे चलेगा कि कौन पॉजिटिव चार्ज सोल है और कौन नेगेटिव चार्ज सोल है? इसी चीज़ को पता करने के लिए एक प्रोसेस है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस या केटाफोरेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप इस तरह का एक नली ले लीजिए, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन भर दीजिए, चाहे वो पॉजिटिव सोल हो या नेगेटिव सोल हो। इसको बैटरी से जोड़ दीजिए, यहाँ एक प्लेट लगा हुआ है, यहाँ भी एक प्लेट लगा हुआ है, एक प्लेट पॉजिटिव होगा, दूसरा प्लेट नेगेटिव होगा। यदि
करंट देने के बाद इट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि ये पार्टिकल निगेटिव प्लेट की तरफ दौड़ा तो निश्चित है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और यदि ये प्लेट पॉजिटिव तरफ की दौड़ा तो ये निगेटिव चार्ज होगा। ज़्यादा देर तक करते रहेंगे तो सारा का सारा पार्टिकल पॉजिटिव या निगेटिव प्लेट पर जाके जमा हो जाता है और कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन में कन्वर्ट कर जाता है। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको डिफाइन करते हैं, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स अपोजिट चार्ज प्लेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस और मेटाफोरेसिस। पहले फोटो बना दीजिए तो। लिखा है? लिखा है अब? सिर्फ यही फोटो बनाना था, वो नहीं, वो तो उसका है टिंडल इफेक्ट का। लिखेंगे मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स in the colloidal solution movement of colloidal particles in the colloidal solution in presence of electric field, in presence of electric field towards opposite charged plate, towards opposite charged plate is called electrophoresis, is called electrophoresis or cataphoresis, is called electrophoresis or cataphoresis। अगला टॉपिक बताइए। यही है टिंडल इफेक्ट, डायलिसिस। लिखिए तो। अब लिखेंगे डायलिसिस। आप याद कीजिए पार्टिकल्स दो तरह का होता है, एक होता है क्रिस्टलॉइड और एक होता है कोलॉइड। कोलाइडल सॉल्यूशन में यदि कोई क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स मिला हुआ है तो उसको सुटेबल मेम्ब्रेन से अलग करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? डायलिसिस। जैसे ब्लड में ब्लड शुगर की मात्रा ज़्यादा हो गई, नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो उसको डायलिसिस के द्वारा ही ना सही किया जाता है, और ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ऐसा जनरली तब होता है जब लोगों की किडनी खराब हो जाती है। इसके बारे में चर्चा क्लास में डिटेल में हुआ था। तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं डायलिसिस के बारे में, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स फ्रॉम द colloidal solution by a suitable membrane is called dialysis, and if dialysis occurs in presence of electric field then it is called electrodialysis। शायद ये भी आपको टॉपिक डाला हुआ होगा। लिखेंगे डायलिसिस, हीटिंग डालिए। लिखिए सेपरेशन ऑफ
SEPARA। सेपरेशन में जनरली लोग स्पेलिंग में एरर करते हैं। सेपरेशन में SEPE नहीं होता है, PARA होता है। इसको हमेशा ध्यान रखिए। बढ़िया बढ़िया लोग को हम इस वर्ड में इस वर्ड में ये स्पेलिंग में गलती करते देखे हैं। लिखेंगे सेपरेशन ऑफ क्रिस्टेलॉइड पार्टिकल्स। Separation of crystalloid particles from colloidal solution from colloidal solution by a suitable membrane. Separation of crystalloid particles from colloidal solution by a suitable membrane is called dialysis. Is called dialysis. अगला हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस इसका तो एक लाइन का डेफिनेशन है। इफ डायलिसिस occurs in presence of electric field then it is called electrodialysis। लिखेंगे if dialysis occurs in presence of if dialysis occurs in presence of if dialysis occurs in presence of electric field then it is called then it is called electrodialysis। then it is called electrodialysis। इतना टॉपिक अभी और है क्या 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 है? इमल्सन। लिखिए इमल्सन। टिंडल इफेक्ट नहीं लिखे थे क्या? वो भी जरूरी है, वो भी लिखेंगे अभी बाद में। पहले इमल्सन लिखिए पूरा। इमल्सन क्या होता है? इमल्सन एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज भी होता है लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम भी होता है लिक्विड, और दोनों इमिसिबल लिक्विड होता है। ये ना बताया गया था। तो यहाँ पर आप इसका डेफिनेशन लिखे थे कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ टू insoluble liquid is called emulsion। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, जैसे सुनिए जैसे पानी और तेल मिलता नहीं है लेकिन कल नया साल तुम लोग मनाया कस के कि नहीं? हम्म? लिखेंगे लिखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, हाँ ये बोल रहे थे कि यदि पानी और तेल को आप मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप किसी भी तरीके से पानी और तेल को मिला मिला देते हैं तो वह सॉल्यूशन कहलाएगा क्या? इमल्सन। और इसका एक छोटा सा तरीका, घरेलू तरीका हम आपको बताए थे कि पानी और तेल को मिला के रख दो, देखोगे पानी नीचे चला गया तेल ऊपर आ गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दीजिए। थोड़ा सा सर्फ डाल के ही काम कीजिए, देखिए मिल जाएगा दोनों। तो दोनों के क्या हो गया? कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। अच्छा दूध कोलाइडल सॉल्यूशन है, उससे घी भी निकलता है और पानी टाइप का चीज़ भी निकलता है। कोलाइडल सॉल्यूशन है, फैट ज़्यादा रहता है और वाटर, नो नो उल्टा बोल दिए, वाटर ज़्यादा रहता है फैट कम। ठीक है लिखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ
to insoluble liquid. Colloidal solution of two insoluble liquid is called is called emulsion. इज कॉल्ड इमल्सन। ये इमल्सन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, वाटर इन ऑयल इमल्सन एंड ऑयल इन वाटर इमल्सन। एक में पानी ज़्यादा रहता है, एक में तेल। देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्सन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्सन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्सन। लिखिए 1 नंबर, ऑयल इन वाटर इमल्सन। ऑयल इन वाटर इमल्सन। ऑयल इन वाटर इमल्सन। और दूसरा नंबर लिखिए, वाटर इन ऑयल इमल्सन। पहला था ऑयल इन वाटर इमल्सन और दूसरा है वाटर इन ऑयल इमल्सन। हो गया? आपके कॉपी में और कोई टॉपिक है लिखा हुआ? एक लास्ट टॉपिक लिख लीजिए, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बारे में आपको क्लास में एक बात बताया गया था कि जैसे चीनी के सॉल्यूशन में यदि तुम एक लेजर लाइट डालो तो तुमको ना रास्ता नहीं पता चलेगा लाइट का कि लाइट कहाँ से पास कर रहा है। लाइट जहाँ पर पड़ेगा सामने, वहाँ पर तुम देखोगे कि हाँ लाइट पास कर गया। लेकिन यदि तुम कोलाइडल सॉल्यूशन से उसी लेजर को जलाओगे ना, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में उस लाइट का जो रास्ता होता है ना, वो विजिबल तुमको दिखेगा, वो चमकता हुआ दिखेगा। ऐसा लगेगा कि कुछ दूर के लिए चमका फिर निकल गया है। मतलब कोलाइडल पार्टिकल जैसे जैसे उसके रास्ते में आता रहता है, वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होते रहता है, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है वह बड़ा होता है, इस वजह से। इसी को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। यही ज़्यादा स्पष्ट होता है लायोफोबिक सोल में और कम स्पष्ट होता है लायोफिलिक सोल में। लिखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हीडिंग डाले टिंडल इफेक्ट। लिखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट by colloidal particles. Scattering of light by colloidal particles in the colloidal solution. In the colloidal solution is called Tyndall effect. Is called Tyndall effect. ये वाला फोटो बना दीजिए आप। देखो, इस सुनिएगा ध्यान से, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन है इस बर्तन में। और यहाँ से जब आप लाइट पास करवाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको अंदर में चमकता हुआ रास्ता दिखाई देगा आपको। आप चीनी वाला सॉल्यूशन लीजिए तो ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन लीजिए तो ऐसा दिखेगा। यही है टिंडल इफेक्ट। लिखेंगे तो ये था इस चैप्टर का सब्जेक्टिव। अब हम लोग करेंगे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, काहे कि कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सिंपल सब बात है इसमें। इस सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जनरली रोकता नहीं है। जैसे ही ऑब्जेक्टिव ख़त्म होगा, फिजिकल और ऑर्गेनिक पूरा ख़त्म हो जाएगा, बचेगा इनऑर्गेनिक। मतलब कल से इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगा। इनऑर्गेनिक में पहले हम लोग कर लेते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, फिर कर लेंगे
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसा करने से ये होगा कि ये दोनों चैप्टर सीबीएसई में भी है और बिहार बोर्ड में भी है। तो उसके बाद बच जाएगा दो चैप्टर, एक बचेगा आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स और एक बचेगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये दोनों चैप्टर बिहार बोर्ड में है, सीबीएसई में नहीं है। पी ब्लॉक से तो ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन रहता है, उसका एक सेट आपको पहले भेजा जा चुका है, जैसे ही वो चैप्टर आएगा एक बार फिर से भेज दिया जाएगा, उसी सब क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। निकालिए ऑब्जेक्टिव, इसको चेंज करें। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द रेट ऑफ केमिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन का मतलब होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, इज मैक्सिमम एट वन। ये होगा इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। प्रेशर बढ़ता है तो कोई भी एडजॉर्प्शन का रेट बढ़ता है, चाहे वह फिजिकल हो या केमिकल हो, क्योंकि एडजॉर्प्शन में दो चीज़ें आपस में सटती हैं। प्रेशर जितना ज़्यादा बनाइएगा उसके सटने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। सी नंबर होगा। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, बी नंबर ऑप्शन होगा। मिल्क इज फैट डिस्पर्स्ड इन ऑयल, गलत है। फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, ये सही है। फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर में ही ना फैट, घी जमा हुआ रहता है। सेकेंड ऑप्शन सही है 3 का। इन द कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल साइज रेंज फ्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम, सेकेंड ऑप्शन होगा। द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस और केटाफोरेसिस, सेकेंड ऑप्शन सही है। सोप रिमूव्स ग्रीस बाय इमल्सिफिकेशन। सोप जो है, जैसे आपके कपड़ा में ग्रीस लग जाता है, मोबिल टाइप का चीज़, उसको आप यदि साबुन से हटाते हैं तो वो इमल्सिफिकेशन का एग्जाम्पल है। इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस है। द स्टेटमेंट दैट नॉट अप्लीकेबल टू केमिकल एब्जॉर्प्शन इज दैट ऑफ हाईली स्पेसिफिक। देखो केमिकल एब्जॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होता है, ये सही बात है। केमी केमिकल एब्जॉर्प्शन यानी केमिकल रिएक्शन ये हर जगह नहीं होगा, प्रॉपर चीज़ों के साथ होगा। इरिवर्सिबल, ये भी ठीक है। लोहा पे पेंट कर देते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत वो हट जाता है, स्लो होता है, ये भी ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कोई भी एड्जॉर्प्शन ऐसा नहीं है जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेट घटता है, और केमिकल एड्जॉर्प्शन का जो रेट है वह टेम्परेचर के बढ़ने से पहले बढ़ता है और बाद में घट जाता है। इसका मतलब यही सही है ऑप्शन इसमें, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ। कोहरा में जब आप आते हैं, अभी ठंडा का टाइम है, कोहरा तो ऐसा कभी लगाया नहीं, आप देखते होंगे आपके आईब्रो पर, आँख के पिपनी पर, जैकेट पर पानी जमा हो जाता है। एयर में वाटर संघनित है तब तो वो ऐसा हो रहा है। तो कोहरा किसका एग्जाम्पल है? गैस इन लिक्विड नहीं, लिक्विड इन गैस। इन गैस मतलब ज़्यादा मात्रा में तो गैस न रहेगा, लिक्विड कम मात्रा में रहेगा। ये होगा बी नंबर, लिक्विड इन गैस। गैस में लिक्विड का कोलोइडल सॉल्यूशन। In physical adsorption, gas molecules are bonded on the solid surface by van der Waals force of attraction. Physical adsorption में van der Waals और chemical adsorption में chemical bond formation. How many layers are involved in the chemical adsorption? Only one layer is involved in uh, chemisorption. Physical adsorption तो multi layer वाला होता है। A नंबर होगा उसका। In which of the following Tyndall effect is not observed? शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन है, और ट्रू सॉल्यूशन में कभी भी टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, पेप्टाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ। 3 नंबर इसका सही ऑप्शन है, डिस्पर्सिंग प्रिसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। जो प्रिसिपिटेट होता है उसी को ना घुला देते हैं तो बन जाता है कौन चीज? कोलाइडल सॉल्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक कोलाइड्स? गम,
13 का सेकंड ऑप्शन। गोल्ड नंबर इज मिनिमम इन केस ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन में गोल्ड नंबर सबसे कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट करेक्ट फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए कौन सा कैरेक्टर सही नहीं है? एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं, गलत है ये। एड्जॉर्प्शन ये स्पॉन्टेनियस। बोथ इंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एड्जॉर्प्शन आर नेगेटिव, गलत है ये। एड्जॉर्प्शन ऑन सॉलिड इज ऑफ रिवर्सिबल नेचर, ये भी तो सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, इज नॉट करेक्ट। एड्जॉर्प्शन इंक्रीज, हाँ तो यही नंबर होगा इसका। एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही थोड़े है, तो घटता है ना एड्जॉर्प्शन का रेट, ये नंबर होगा। द फ्रेश प्रिसिपिटेट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू colloidal solution by peptidation. The region of stability of lyophobic solution is charge present on the surface of colloidal particles, होगा ये charge on particles, ए नंबर। इसमें यही सब क्वेश्चन था और ये सब हो गया। इस तरह से फिजिकल समाप्त हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। और सुन लो, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट एक ही दिन में खत्म होगा। क्वेश्चन तो है नहीं आपके पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं ना मिला है। ये कब मिला? अभी मिला है, हाल फिलहाल में, आजकल? पहले दिए थे ऑब्जेक्टिव वाला, पिछले साल वाला है। चलेगा, वो भी चलेगा, ऐसे हम उसको दिलवा देते हैं कल। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी हम पीडीएफ भेज देंगे वहाँ टेलीग्राम चैनल पे, सभी क्वेश्चन बना के लगेगा, आप याद कीजिए उसमें आपको अच्छा, उसमें ऑब्जेक्टिव दिए थे, हमको याद आ रहा है, ये क्लासे में दिए थे। अच्छा, इसमें बोला गया था कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से संबंधित ढेर सारा क्वेश्चन करता है। मिला हुआ है ही तो फिर वो लेते आइएगा। हमको तो लगता है उसको डिस्कस भी किए हैं हम क्लास में, नहीं क्लास पे डिस्कस किए हैं, एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। अब तो क्रैश कोर्स है, इसमें सारा चीज़ ऐसे भी दोबारा चल रहा है। सुनिए इधर, तो अभी जो अगला 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे, वह पहला चैप्टर होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। सुनिए ध्यान से सुनिए, क्या क्या करके लाना है, क्योंकि इस पर काम हम कम करेंगे, आपको ज़्यादा करना है। क्या है कि आप अब इतना पढ़ चुके हैं कि आप 100% क्वेश्चन बना सकते हैं जो आपको नीड है। अब आप कहेगा कि क्वेश्चन सब का सब बना दे, 70 में 70 ऑब्जेक्टिव, तो 70 में 70 आपको बनाना नहीं है, आपको बनाना है 70 में मात्र 35। और आप 70 में 55-60 क्वेश्चन बनाने तक के लायक हो चुके हैं आप। बाकी देख लीजिए क्या सही है क्या गलत। दूसरा ये कह रहे थे कि जैसे ये चैप्टर जो अब स्टार्ट होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसमें मात्र 4-5 को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और आप याद कीजिए क्लास में आपको ये सब क्वेश्चन प्रॉपर क्वेश्चन आंसर करके लिखाया गया है। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर कंपाउंड याद है, इसका आंसर लिखा हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख कर लाएंगे। ये पहला देखिएगा ना, लास्ट में देखिएगा, ये क्वेश्चन आंसर करके लिखा हुआ है। वैसा होगा तो हम इसको भेज भी देंगे टेलीग्राम पे। कल डी एंड एफ ब्लॉक के रिगार्डिंग कुछ काम हम करेंगे जिसको आप करके लाइएगा, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन हम दे देते हैं सब्जेक्टिव, उसको ट्राई कीजिएगा खुद से बनाने का। मात्र 4 या 5 क्वेश्चन है जो आपको बनाना है इसमें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो एक ही दिन में वो सब खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। और उसके अगला दिन स्टार्ट करेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें फिर 2-3 दिन का समय लगेगा। आइए कल टी एंड एफ ब्लॉक के लिए टेलीग्राम पर जो डायरेक्शन दिया जाएगा उसको फॉलो करके तब क्लास में आइए। कल टेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि सब लोग रेगुलर नहीं हुए हैं, पहले रेगुलर होने दीजिए सब लोगों को। अभी एक नया साल मना रहे हैं, 2025 का स्वागत कर रहे हैं।